नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 1 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम थी और प्रथम पाली की एग्ज़ाम समाप्त हो चुकी है। प्रथम पाली की एग्ज़ाम से मैथ और रीजनिंग में जो भी प्रश्न प्राप्त हुए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं और यहाँ पर हम सभी प्रश्नों को ट्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर आने वाले समय में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, मेरा विश्वास है कि अगर आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली एक एक पैटर्न को सॉल्व करना सीख लिया तो आपको जो है मैथ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं होगी। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने कल भी आपको एक जो है संबंधित पैटर्न पर एक वीडियो प्रोवाइड कराया था, काफ़ी आप लोगों ने प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा। आज ये वीडियो एक बार और आप लोगों के लिए एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी ही बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि मैंने इनमें एक एक पैटर्न जो है इंक्लूड कर लिया है। एक प्रश्न आपको सिंप्लीफिकेशन में पूछा गया था इस प्रकार का, यहाँ पे आंकड़े डिफरेंट हो सकते हैं, मैंने पहले ही बताया। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ी सी जो है और नॉलेज होनी चाहिए। जैसे x के पावर m बाय x के पावर n, इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है, x के पावर m माइनस n निकलता है। ठीक है, x के पावर m गुने x के पावर n अगर हो तो इसका फाइनल रिजल्ट निकलता है कि x के पावर m प्लस n हो जाता है। ये क्यों हो जाता है, ये भी तो सब बात है भाई। कि मान लीजिए कि ये 2 के पावर 4 है और ये 2 के पावर 2 नीचे है। ठीक है, तो इसको मैंने कहा कि ऊपर जाके पावर घट जाता है, तो फाइनली इसका रिजल्ट जो आने वाला है 4 में से 2 गया तो 2 के पावर 2 यानी 4 आएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2 के पावर 4 मतलब 16 होता है, 2 के पावर 2 मतलब 4 होता है, काटेंगे तो 4 आएगा। तो इसी से बनता है, कहीं मतलब हवा में नहीं है ये सब। मैथ की कुछ भी जो है हवा में नहीं होती है, सब जो है सिद्ध किया होता है। तो आपको इतना बात ध्यान में आ गई कि भाई पावर ऊपर नीचे रहता है तो घट जाता है और दोनों गुणज में होते हैं तो जुट जाते हैं। ये तो हो गया इस क्वेश्चन को बनाने की, परखने के लिए आपको इतना आना चाहिए। बाद बाकी मैं इसमें ये लगाऊंगा भी नहीं, इससे छोटे ट्रिक में ही बना लूंगा। मुझे यहाँ दिख रहा है कि 2 के पावर x माइनस 1 है और प्लस 2 के पावर x प्लस 1 है का वैल्यू जो है 320 है और मुझसे x का मान पूछा जा रहा है। मैं 2 के पावर x माइनस 1 अगर कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ से मुझे 1 बचेगा और यहाँ से मुझे बच जाएगा 2 के पावर 2। कैसे बचेगा 2 के पावर 2? कि 2 के पावर x माइनस 1 कॉमन ले लिया। मान लीजिए x का मान कुछ भी है तो उससे हमने एक कम कॉमन लिया है, तो यहाँ पे x प्लस 1 है ना, तो 2 बचेगा ना, तो जो बेस है उसका पावर 2 बचेगा। तो क्वेश्चन में क्या आ गया आपका 5 आ जाएगा। मैं इस 5 से 320 को काट डालता हूँ तो 6 पंचे के 30 हो जाएगा, 2 पर 0 20 हो जाएगा, 5 चौके के 20 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब 2 के पावर x माइनस 1 का वैल्यू हमारे पास आ गया है 64। 64 कहने का मतलब है कि 2 के पावर हो जाएगा 6। अब बेस से बेस आप काट सकते हैं। x माइनस 1 का वैल्यू 6 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, एक उस साइड जाएगा तो जुड़ जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन के लिए 7 आंसर है। दोस्तों मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चलता हूं क्योंकि मुझे आज जो है बहुत सारे प्रश्न आपको बताना है। इस वीडियो के अंदर कम से कम 20 प्रश्न बताने हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। यहाँ पे दिया गया था 2 के पावर x माइनस 1, 2 के पावर x प्लस 1 बराबर 320। मैंने यहाँ लिख दिया 2 के पावर x माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया तो इस जगह पे हमारा 1 बच गया है। इसके बाद मान लीजिए कि x का वैल्यू तत्काल के लिए मान लीजिए कि 4 है, हमें पता नहीं क्या है लेकिन मान लीजिए कि 4 है। तो 4 में से 1 गया तो पहला जो लिखा है ये 3 है और दूसरा कितना है 5 है। तो पहला वाला अगर आप कॉमन ही ले लिए तो 5 में से 2 बचेगा ना, तो पावर 2 के पावर 2, तो यही लिखा हूँ x माइनस 1 तो कॉमन ले लिया, x प्लस 1 है तो 2 पावर बचेगा, तो 4 2 4 और 5 हो गया कष्ट के अंदर। अब इसमें 5 से इसको काट दिया क्योंकि गुणज में है। ठीक है, 2 के पावर x माइनस 1 बराबर 64 हो गया और बेस अगर मैं सेम करूं तो 64 कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। 2 2 कट गई, x माइनस 1 बराबर 6 हो गया तो x बराबर 7 हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न आपको इस प्रकार से देखने को मिला है कि x प्लस वाई का वैल्यू 28 दे रखा था, आंकड़े डिफरेंट हो सकते हैं। x माइनस वाई बराबर 12 दे रखा था और इसका मान आपको पूछा जा रहा था। एक बार अगर आप x और y का पार्टिकुलर अलग अलग मान निकाल लें तो आप कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई भी संक्रिया का मान आप दे सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल 2x प्लस 3y का मान पूछा जा रहा है। हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछा जाए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान पूछा जाए, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान पूछा जाए। तो डिपेंड करता है आप x प्लस वाई पहले निकाल लें। एक तो विधि है कि आप जो है ये समीकरण को सॉल्व कीजिए। x प्लस वाई बराबर 28, x माइनस वाई बराबर 12, यहाँ पे सॉल्व करेंगे उसके बाद निकालेंगे। लेकिन एक छोटी सी और ट्रिक है, इसको सॉल्व तो किया ही जा सकता है कि एक के गुणज से इनको गुना कर देते हैं और किसी एक के सेम वाले गुणज से इसको गुना कर देते हैं, फिर बैलेंस करके जोड़ते हैं या घटाते हैं। ठीक है, एक कहता है कि जब भी x प्लस वाई या x माइनस वाई के फॉर्म में इस प्रकार से दिया रहे और इसके पीछे कोई भी गुणज नहीं हो। देख लीजिए आप, x के पीछे भी कोई गुणज नहीं है, एक ही है x प्लस वाई बराबर 28
और x माइनस वाई में भी x और y के पीछे कोई गुणज नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में हम बड़ा वाले का वैल्यू निकालने के लिए, बड़ा वाला कौन सा होगा, x होगा। कैसे पता, क्योंकि भाई x में से घटने के बाद कुछ मिल रहा है 12। ठीक है, इसका मतलब बड़ा वाला वैल्यू जो है x का वैल्यू है। तो बड़ा वाले वैल्यू को निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 28 और 12 40 में से दो गया तो 20, और छोटा वाला वैल्यू निकालने के लिए दोनों को घटा के 2 से भाग, तो 28 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा, 16 12 28 होता है तो 8 हो जाएगा। ठीक है, ये करके भी आप देखेंगे, समीकरण सिद्ध करेंगे तो भी इतना ही निकलेगा। तो 28 में से 12 गया तो 16 तो 8, अब एक निकल गया है 20 और एक निकल गया 8, तो 20 x गुना के 20 गुना के हो जाएगा आपका 40 और प्लस 8 ट्रिक के हो जाएंगे 24। आपका फिर से आंसर जो है 64 आपका इसका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न यहाँ पे हमने रखा है बेलन से, यहाँ पे बेलन से सब दिन पूछे जा रहे हैं, बेलन और समचतुर्भुज। ये कभी नहीं भूल रहे एग्जामिनर, आपको भी अच्छे से करके जाना। और क्या करके जाना, अगर इस वीडियो में आपने सूत्र देख लिया, बनाने का ट्रिक सीख लिया, हो गया काम आपका। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन कुछ इस प्रकार का होता है, मैं सब दिन बताते आ रहा हूँ। ये बेलन इस प्रकार से होता है, यहाँ से यहाँ तक इसको हाइट बोलते हैं, और यहाँ से जो यहाँ तक दिख रहा है ये रेडियस है, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, उसके बाद इसमें वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, इसके बाद एक संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, वक्र पृष्ठ तो होता ही होता है 2 पाई आर एच, प्लस 2 बार जो है ये वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि इसका दोनों मुंह जो है वृत्ताकार होता है, तो 2 बार वृत्त का क्षेत्रफल मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये जोड़ देते हैं, इसी में से 2 पाई आर अगर कॉमन ले ले हम तो h प्लस आर, यही होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये तो हो गया सूत्र। अब मैं इसको बना लूं तो बेलन के आधार की त्रिज्या जो है, रेडियस कितना है 14 और ऊंचाई कितना है 21, पाई आर स्क्वायर में रखना है। तो पाई का मान कितना होता है 22/7, आर के स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 14 गुने 14, और h का मान कितना है 21। एक साथ से ये 3 से काट देंगे, 22 तिहाई के कितना हो गया 66, है ना, 22 दूना 4 60, 66 ही होते हैं, 66 गुने 196। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको आप एग्जाम में कैसे गुना करते हैं ये भी मेंशन करते हैं हम, तो इसको ऐसे गुना करते हैं कि 6 36 लास्ट में 6 होना चाहिए। इससे मैं और ऑप्शन को छांट दूंगा और तब मुझे पता चलता है कि 196 लगभग 200 के करीब है, और ये लगभग 70 के करीब है। 7 ना के 14 जो होगा ये कम से कम 12 और 13 के बीच में शुरुआती अंक होगी। तो इस प्रकार से मैं अंदाजा भी लगा लेता हूँ, पूरा गुना नहीं कर सकता हूँ। या फिर एक दूसरे तरीका मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कितना आया था 66 गुने 196 को अगर आपको गुना करना है तो 6 6 12, इसको लिख लेते हैं जोड़ के, 9 6 15 1 16। ठीक है, इसको जोड़ के लिख लिए। उसके बाद क्या होता है, आपने जो है 2 और 1 3 फिर से जोड़ दिए, और 6 1 7, 7 तिया के 21, इसको दोनों को गुना किया तो कितना हुआ 21। अब 21 में अंकों का जोड़ कितना है 3, तो जो भी ऑप्शन रहेंगे ना उसके टोटल अंकों का योग 3 आएगा। करके देखिएगा इसको। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है यहाँ पे कि 2000 रुपये पर 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज, इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समय जो है आपको महीना में दे दिया जा रहा है, दिन में दे दिया जा रहा है। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है आर गुने टी प्रतिशत किसका, मूलधन का। ठीक है, यही तो होता है साधारण ब्याज। तो आप निकाल लीजिए, आर कितना है 15/2 लिख सकते हैं 7.5 को। ठीक है, और 8 महीने को आप 12/8 जो 8 जो है 12 लिख सकते हो, 8/12 साल लिख सकते हो, क्योंकि साल पे कैलकुलेटिव होते हैं। तो 8/12 साल आप लिख सकते हैं 8 महीने को। ठीक है, तो 4 में 4 तिया 12 हो, 2 से 2 कट जाएगा, 3 5 के 15 हो जाएगा। तो मूलधन का 5% अगर आप निकाल देंगे तो आपका काम हो जाएगा इस सवाल के लिए। तो मूलधन का 5% कितना हो गया 100 रुपया। तो आर 100 रुपया जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार कर देते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, जो रेट होता है और जो समय होता है दोनों को गुना कर लेते हैं, और इतना ही प्रतिशत अपने को मूलधन का निकालना पड़ता है। किसका, मूलधन का। तो यही होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे सारे रेट कितना है 15/2, 7.5 का मतलब कितना 15/2। ठीक है, उसके बाद 8 महीने का मतलब कितना 8/12 साल। यहाँ से मैं काट दूं तो ये 4 से कटेगा, 4 तिहाई के 12 कटेगा, 3 5 के 15 कटेगा। इसका जो कट के आया आंसर वो आया 5। तो यही 5% आपको मूलधन का निकालना है। इसका तो आ गया 5, तो 5% निकाल दिए 2000 के रुपये। मुझे दिख रहा है दोनों जीरो कर जाएंगे, 1% का वैल्यू 20 हो जाएगा, तो 5 यूनिट का वैल्यू 100 रुपये हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। किसी व्यापार में राम तथा श्याम क्रमशः 4000 और 8000 रुपया लगाकर जो है शामिल हो जाता है। एक लगाता है 4000 रुपया और एक लगाता है 8000 रुपया। ठीक है, 6 महीने बाद श्याम अपनी पूंजी का 50% निकाल लेता है, लेकिन 6 महीना तक तो यही रहा।
तो 6 महीने के बाद 50% निकाल लेगा तो 8,000 का 50% कितना हो गया 4,000। तो अब कितना पूंजी बचा होगा 4,000 बचा होगा, ठीक है। और वर्ष के अंत में 10,000 की लाभ होती है, ठीक है। टोटल लाभ कितना है 10,000। तो अब 6 महीना रहा इसके 4,000, इसके तो 12 महीना सेम ही पूंजी रहा, तो इसका टोटल अनुपात कितने हो जाएंगे एक के लिए हो जाएगा 12 चौका 48। 1000 वाला पोर्शन आप काट भी सकते हैं क्योंकि तीनों में 3 जीरो कॉमन है, ठीक है। इसके बाद इसका मैं काट दिया 1000 वाला, ठीक है। 8 छक्के 48 है, 6 चौका 24, 48 और 24 कितने होते हैं 24 3 के 72, तो ये हो गए 72, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 कितना हो जाएगा 12 चौका 48 12 छक्के 72 है ना, 12 50 छक्का 48 12 5 12 छक्के 72, ठीक है। 2 दूना 4 दूतिया 6, 2:3 में जो है लाभ बटेंगे। तो किसका लाभ पूछा जा रहा है, तो राम का लाभ पूछा है, राम के 2 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना है। अब इसको भी आप कैसे करते हैं, ये भी एग्जाम में मेंशन करता है कि भाई 2 और 3 अनुपात का वैल्यू है, मतलब 5 की वैल्यू 10,000 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2,000, इसलिए राम की वैल्यू कितनी है 2,000, 2 यूनिट है तो राम को मिलेगा 4,000 और श्याम को मिलेगा 6,000। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मैं कैसे निकाला, ऐसे निकाला कि भाई 4,000 लेके राम आया था, 8,000 लेके श्याम आया था, मैंने देखा 3 जीरो दोनों में कॉमन है, मैंने पहले ही जीरो को उड़ा दिया। उसके बाद राम जो है जब से बिजनेस में आया कोई पूंजी में जो है उतल पतल नहीं किया, जितना था उतना ही 1 साल तक रहा, तो 12 महीना होता है 1 साल में। अगर साल भर दोनों बिजनेस में रहा होता, कोई पूंजी निकाला बाहर नहीं किया होता, तो मैं 1 से गुना करता, 12 से गुना नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जो है पूंजी में उथल पुथल हुई, इसीलिए मैं 12 से गुना किया। 12 चौका 48 हो गया और 6 महीना तक 8,000 पूंजी रहा बी का, मतलब श्याम का। उसके बाद 50% निकाल लिया, मतलब 4,000 निकाल लिया तो 4,000 शेष बचा, तो 6 महीना ये रहा। 8 छक्के 48 इधर से आगे पहले छमाही से और दूसरे छमाही से 24 आगे, टोटल हो गया श्याम का पूंजी 24 48 72, ठीक है। और एक का हो गया 12 चौका 48। अब 48 72 में 2-3 का अनुपात है, 2-3 मतलब 5 यूनिट का वैल्यू 10,000 है, तो एक का पूछ रहा मतलब राम का पूछ रहा है तो 2 यूनिट का मतलब 4,000 हो जाएंगे, है। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है, तो पिता की जो वर्तमान आयु मान लीजिए x है, पुत्र की y है, तो तिगुनी है। ये एक आपका जो है इंफॉर्मेशन है। इसके बाद 1 वर्ष पहले मतलब x-1, जब भी पहले कहे आपको माइनस करना है, बाद जब भी कहे आपको प्लस करना है। 1 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी, तो जब इसका 1 वर्ष पहले तो इसको भी 1 वर्ष पहले, समय सबके लिए सेम चलता है। 3 गुनी से जो है 2 वर्ष अधिक थी। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, वर्तमान उम्र निकल जाएगा। मैं इस प्रकार के प्रश्न अगर मैं होता आपकी जगह एग्जाम में तो मैं ऑप्शन से कर लेता कि हमारा ऑप्शन जो भी एग्जाम में मतलब प्रश्न में जो सूचना दिया है वो फुलफिल कर रहा है क्या, अगर कर रहा है तो मैं बनाता नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। x प्लस बराबर 3y है, यहाँ से आप इसको बैलेंस करेंगे तो x माइनस के 3y बराबर हो जाएंगे -2 + 1, तो -1 हो जाएंगे, ठीक है। और या फिर x के जगह जहाँ जहाँ वहाँ 3y आप मान रख सकते हैं तो भी आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आंकड़े डिफरेंट हो सकते हैं, तो यहाँ में x जहाँ जहाँ है इसका मैं मान आपको रख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे 3y रखेंगे तो 3y - 1 हो जाएगा इस साइड, और इधर y इसको गुना कर लेते हैं तो 3y इधर भी हो जाएगा, ठीक है, -3 + 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी आंकड़े में डिफरेंस है, इसीलिए जो है नहीं बन पा रहा है। बाद बाकी तरीके यही है, यहाँ पे आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं। 3y 3 गुना नहीं 2 गुना, 3 गुना नहीं, यहाँ पे 2 गुना लिख लीजिए, 2 गुना लिख लीजिए तब बन जाएंगे, ठीक है। ये 2y हो जाएगा, इधर आके y बराबर कुछ निकलेगा, उसी y का मान यहाँ पे रख देंगे 3y में, तो x की वैल्यू निकल जाएगा। आंकड़े डिफरेंट होने से जो है क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर नहीं आता है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। एक प्रश्न यहाँ पे है कि x + 1/, ये वाला प्रश्न तो यहाँ से CGL तक भी देखने को मिलता है, और इसमें जितने फॉर्म है मैं यहीं पे चर्च कर दूंगा ताकि आपको जो है कोई भी वैरायटी का पूछा जाए इससे तो आपको न छूटे। वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगी चलेगा, लेकिन मैं आपको जो है पूरा बताऊंगा। यहाँ पे x + 1/x का वैल्यू अगर 5 है तो x² + 1/x² की मान पूछा जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब भी x + 1/x का वैल्यू अगर आपको a दिया है और x² + 1/x² की वैल्यू पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना है, a² - 2 करना है, ठीक है, ये बताया था। तो यहाँ पे सिंपली a² - 2 करना है, मैंने 25 में से 2 गया तो 23 आपका आंसर हो जाएगा। ये मतलब क्या 5 है यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे -2 कितना हो जाएगा 23, 23 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो राइट आंसर हो गया। अभी आपको मान लीजिए कि इसी में है x³ + 1/x³ का वैल्यू पूछा होता तो क्या करते, तो a³ - 3a कर लेते, ठीक है। तो a³ - 3a कर ले तो 5 × 25 125 होता, 5 के क्यू और -15 बराबर 110 हमारा आंसर हो जाता। ये दोनों वेराइटी के इसमें पूछे जाते हैं, दोनों बता दिए हैं। एक वेराइटी और होता है कि x + 1/x बराबर 2 दिया है, उसके बाद जो है x के पावर 49 और +1/x के पावर 49 आपसे पूछा जा रहा है, तो डरने की बात नहीं है।
ये वाले प्रश्न को जो है कोई लॉजिक नहीं लगाना है। एक्स का मान जब आप 1 रखेंगे तभी ये समीकरण संतुष्ट होगा। तो जब एक ही है एक्स का मान, तो एक्स का पावर चाहे कितना भी रहे 1 ही होगा, तो इसका भी आंसर 2 ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर x प्लस 1/x बराबर दे रखा है 2 और x के पावर 20 माइनस एक्स के पावर 20 पूछा जा रहा है, तो 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू तो आपका 1 है, तभी तो ये समीकरण संतुष्ट होगा। और जब 1 होगा तो यहाँ 1 माइनस 1 बराबर 0। तो इतना ध्यान देना है, ये सब वैरायटियां हैं इनके। ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, किसी गोले का कुल सतह का क्षेत्रफल इतना दे रखा है। सबसे पहले गोले में आ जाते हैं। वॉल्यूम का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? क्षेत्र मतलब आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यू होता है। और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है गोला का, ये सिंपल है 4 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दोनों सूत्र को याद रखना है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है? गोले का सतह का क्षेत्रफल कितना है? 1331, यानी आपका जो है 4 पाई r स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है 1331। ठीक है, उसके बाद जो है गोले का व्यास पूछा जा रहा है। तो बहुत सिंपल है, r निकाल दो, 2 से गुना कर दो, व्यास निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हम 4 गुने 22/7 कर लेते हैं और r स्क्वायर को मुझे निकालना ही है। 1331 कर लेते हैं, 11 दूनी की 22 करेंगे, 11 से ये कटेंगे 121 से। ठीक है, 11 121 1331। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा अब तो नहीं कटेगा, तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 121 बाय 121 गुने 7। ठीक है, और बाय आपके आ जाएंगे 8। ठीक है, अब ये रूट से जो निकलेगा वो आपका r का वैल्यू हो जाएगा। तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या निकला? 121 गुने 7/8 निकला। ठीक है, इसको रूट में डालेंगे तो हमारा r की वैल्यू हो जाएगी। और r की वैल्यू क्या हो जाएगा? 11 तो बाहर निकलेगा, 11 रूट 7 अब बत्ता यहाँ पे रूट 2 भी रहेगा और नीचे 2 निकलेगा। ठीक है, 2 दूना 4 8, तो 11/2 इंटू रूट अंडर 7/2 जो है इसका r का वैल्यू निकलेगा। 2 से गुना कर देंगे तो व्यास हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, तो 11 इंटू रूट 7/2 जो है आपका व्यास निकल जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलते हैं आगे, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक प्रश्न ये सब दिन जो है पूछा जा रहा है, एक दिन भी पूछा नहीं छोड़ते, ट्रेन से। मैंने आपको ट्रेन में दे दिया हूँ, थोड़ा सा मसाला जो है आपको समझना है कि अगर दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही तो सापेक्षिक चाल क्या होती है? v माइनस v2 होती है। अगर दोनों चीज ट्रेन विपरीत जा रही तो सापेक्षिक चाल क्या होती है? v1 प्लस v2 होती है। इतनी सी बात याद रखनी है। इसके बाद जो छोटी पुल होती है, वृक्ष होती है, कोई आदमी होती है, गाय होती है, ये सब की दूरी नगण्य माना जाता है, 0 माना जाता है। इसके बाद अगर दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती है तो टोटल दूरी क्या होगी? दोनों ट्रेन की लंबाई T1 प्लस T2 की लंबाई। बस इतनी सी बात याद रखनी है ट्रेन में। उसके बाद एक इवरग्रीन फार्मूला आपको जरूर आना चाहिए, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। ठीक है, इसी पे ये पूरा चैप्टर चलता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं। दो समान लंबाई की ट्रेन है, देख लीजिए इंफॉर्मेशन, समान लंबाई की ट्रेन है। तो अगर एक T1 का वैल्यू अगर x है तो T2 की लंबाई भी x ही है, मतलब ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक है, उसके बाद 18 और 54 किलोमीटर की चाल से चलती है एक ही दिशा में, समान दिशा लिखा है यहाँ पर। ठीक है, और एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर ले रही है, तो दोनों की ट्रेनों की लंबाई पूछ रही है। बहुत अच्छा, तो यहाँ पे समय बराबर दूरी बटा चाल, समय कितना है हमारा? 10 सेकेंड। सेकेंड बहुत मायने करता है, सेकेंड है कि किलोमीटर है। ठीक है, हाँ एक चीज और, अगर आपको किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो तो किलोमीटर को 5/18 से गुना कर ले। ठीक है, और अगर मीटर प्रति सेकेंड को आपको किलोमीटर में बदलना हो तो इसको जो है 18/5 से गुना कर ले। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखना है। ये कहाँ से आता है? समय और मिनट और घंटा सेकंड से आ जाता है। ये करके कैलकुलेशन करेंगे तो रिजल्ट लास्ट में इतना ही आता है, कोई ट्रिक नहीं है ये। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो यहाँ पे 10 लग रहा है। इसके बाद सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा? घट जाएंगे, तो सापेक्षिक चाल हो जाएगा आपका 36। 54 में से 18 गया तो 36, क्योंकि समान दिशा में है तो घटेगा, अगर विपरीत होता तो जोड़ देते। और दोनों ट्रेन की लंबाई हो गया 2x, है ना। तो यहाँ पे 36 तो किलोमीटर में है, मैं इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा क्योंकि यहाँ पे समय हमारा सेकंड में दिया है। तो कैसे बदलते हैं भाई? 5/18 से गुना करके, 18 दूनी की 36, तो यहाँ पे नीचे कितना हो गया? 5 दूनी के 10। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100, तो एक ट्रेन की 2x का वैल्यू आ गया 100। तो एक ट्रेन का वैल्यू कितना आ गया? एक ट्रेन की लंबाई जो है कितना आ गया? एक ट्रेन की लंबाई जो हो गया 100 हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 50। तो 50-50 मीटर के दोनों ट्रेन है। अटपटा सुनने में लग रहा है, लेकिन जैसा डाटा है वैसा ही आंसर आएगा। चलते हैं आगे। एक प्रश्न है, ये भी मैं अपनी तरफ से इसको रखा हूं, लेकिन आपको भूलना नहीं है, मैं याद दिला रहा हूं आपको। 15 तथा 25 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। बताइए फटाक से, 15 तथा 25 का तृतीयानुपाती क्या होता है? तो तृतीयानुपाती होता है, दो आंकड़े होते हैं a और b,
तो आपको क्या करना होता है, बी स्क्वायर बट्टा ए करना है, यही है तृतीयानुपाती और कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई। तो 25 गुने 25/15 कर देना है, 5 तिहाई के 15, 5 25 यानी 75/3 आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि इसे पूर्णांक में लिखा हो तो है ना, तो क्या हो जाएगा 24 75/3 होगा तो कट ही जाएगा फिर तो 25 पंचे 125/3 होगा भाई, है ना, थोड़ा गुना गलती हो गया, 125/3 हो गया, 25 गुने 25/15 इसको सॉल्व करेंगे तो 125/3 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ब्लो ब्लो में हो जाती थोड़ी। चलते आगे, अगला एक प्रश्न है कि 288 तथा 8 का मध्यानुपाती क्या होगा। मैंने आपको मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती दोनों में बताया था कि 2 ही डिजिट होते हैं, ठीक है, ए और बी। तो मध्यानुपाती में क्या करना होता है, दोनों को रूट में डाल के जो रिजल्ट निकलती है वही आपका आंसर होता है। तो यहाँ मैं 8 को डाल देता हूँ और 288 को डाल देता हूँ, देखता हूँ कि ये निकल रहा है कि नहीं पूरा पूरा। तो पूरा पूरा निकलने के लिए 2 गुने 4 कर लेता हूँ, 4 तो पूरा निकलेंगे, अब इसको नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद 288 में से 2 अगर निकालें तो 144 गुने 2 हो जाएगा 288, ठीक है। अब 144 से 12 निकल गया बाहर, 4 से 2 निकल गया बाहर और 2 से 1 2 निकल गया बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे 12 चौका 48 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको मतलब समझ में आया होगा। तृतीयानुपाती मध्यानुपाती एक होता है भाई, आगे आ जाएगा, वो भी बताने की जरूरत नहीं, आगे मैंने उनको भी रख लिया है ताकि आपको एक भी टॉपिक से छूटना नहीं चाहिए। एग्जाम के अंदर सवाल आपको ये लगना चाहिए कि मैंने ये देखा, अपना 20-25 मिनट टाइम बर्बाद किया तो मुझे जो है एग्जाम में काम आया, ऐसा नहीं है। एक प्रश्न है कि 1000 रुपए की राशि 2 वर्षों का साधारण ब्याज और 200 है तो ब्याज की दर क्या निकालना है। यहाँ पे साधारण ब्याज की बात हो रही है, 1000 की राशि है, 2 वर्षों में 200 रुपया हो गया। अब 2 वर्षों में 200 रुपया हो गया, मैं देख रहा हूँ कि 1000 का 200 कितना प्रतिशत है, तो ऐसे निकाल लेता हूँ। अगर आपको इतना नहीं चलता है तो जितना भी निकालना है उतना गुने 100 और कितने पे निकालना है तो 1000 पे, ये दोनों जो निकल गया ये 20% है, 20% है 200 रुपया 1000 रुपये राशि की। और साधारण ब्याज क्या होता है, मैं बार बार रिपीट करता आ रहा हूँ, आर गुने टी प्रतिशत किसका, मूलधन का। और मूलधन का कितना दिया है ब्याज, 20%। तो 20 कब होगा, जब दो वर्ष हो दिया है, जब रेट 10 होगा तब ना 20 होगा, क्योंकि समय तो 2 दे दिया है और यहाँ पे जो है रेट दिया है और इसका मान आना है 20, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 10%। तो 10% इस क्वेश्चन के लिए आर की वैल्यू होगी। चलते हैं आगे, अगला एक प्रश्न यहाँ पे मैंने क्रमिक छूट है कि 3 बार क्रमिक छूट है, 2 बार हो तो कोई लफड़ा नहीं है। 2 बार क्रमिक छूट कैसे निकालते हैं, मान लीजिए कि एक बार x% है और एक बार y% है, इसकी क्रमिक छूट कैसे होंगी, x + y - xy/100% जो है आपका क्रमिक छूट हो जाएगा। लेकिन अगर 3 बार दिया गया है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, 2 को एक साथ इसी फार्मूला में रखना है और जो रिजल्ट आए उसको तीसरे में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे छोटे एग्जाम में तो 2 ही बार में पूछ जाते हैं, लेकिन जो बड़े लेवल के एग्जाम है वहाँ पे 4 बार में पूछ जाते हैं ये चीज, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, 2 के पेयर बनाने हैं। तो 10 और मैं 20 को 10 और 15 को मैं इसको डिफरेंस भी नहीं कर सकते हो कि भाई पहले मैं 20 को ले लूँ, क्योंकि ये पहले 10 छूट हुआ फिर 15 तब 20, फर्क पड़ जाता है। आप 100 रुपये में पहले 10 छूट करो और पहले 20 छूट करो, बहुत फर्क है ना भाई। अगर 20 छूट कर दे तो 80 हो जाए, 10 छूट कर दे तो 90। तो ये नहीं कि मैं पहले 20 और 10 का पेयर ले लेता हूँ, ऐसा नहीं, ठीक है, जैसा लिखा है वैसा लेना है, ठीक है। तो 10 + 15 - 10 गुने 15/100 इतने प्रतिशत का जो भी रिजल्ट आएगा इसको हम 20 के साथ संक्रिया कर देंगे सेम वाली, और जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 10 और 15 कितने हो गए 25, माइनस यहाँ से 1 0 से 1 0 जा, 5 से 15 15 1.5 निकलेगा, इधर 1.5 घटेगा। 25 में से जब 1.5 जाता है तो 23.5 बचता है, ठीक है। अब 23.5 को अगले से का साथ संक्रिया करेंगे 20, अब -20 गुने 23.5/100, 20 बच्चे के 100। अब 23.5 को अगर आप 5 से भाग देंगे तो हमारे ख्याल से 5 चौका 20, 3 पर 5 35, 5 7 35, ठीक है। तो 4.7 आपका रिजल्ट आया है, ठीक है। और इसमें जब हम जोड़ेंगे तो 20 और 23 43.5 में से 4.7 को आपको घटाना है, तो 15 में से 7 गया तो 8 हो गया, ये तो हो गया 2, 12 में से 4 गया तो ये 8 हो गया और ये 3 हो गया। तो 38.8 जो है इस क्वेश्चन के लिए आप समतुल्य बट्टा होंगे या समतुल्य एकल छूट होंगे। चलते आगे, एक प्रश्न यहाँ पे रखे हैं 2 वर्ष के लिए सीआई और एसआई में अंतर। मैं आपको बार बार बताते आया हूँ कि अगर आप लॉजिक सीख लिए तो आपको फार्मूला जो ये वाला होता है कि 2 वर्ष के लिए डिफरेंस बराबर PR² बटा 100 का स्क्वायर, तो इससे भी आप बच सकते हो क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटिव हो जाता है। ये तो फार्मूला है, ये है कि इसमें आप रख दीजिए आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इससे भी छोटा कर लो ना 2 वर्ष के लिए, क्या जरूरी है इतना करना। अब 2 वर्ष के लिए 10% रेट है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, RT होता है, मतलब कितना 20% होगा मूलधन का, ठीक है। उसके बाद CI कितना होगा 2 वर्षों के लिए, मैं बताया था कि रेट को कुछ ऐसे रखना है 2 वर्षों के लिए 2RR², तो 10 दूना के 20
10 9 के 100। और मैं ये भी बताया था कि अगर इधर इस स्लैब में 3 अंक नहीं चाहिए, 2 अंक चाहिए, तो 21% हो गया। तो 20 और 21% में कितना का अंतर है 1% का। तो 1% निकाल देंगे तो डिफरेंस नहीं निकल जाएगा। तो 1% कितना हो जाएगा 1500 रुपये का, 15 रुपया। तो 15 रुपया इस क्वेश्चन के लिए डिफरेंस हो जाएगा। आई होप आप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कितना हो गया टाइम, 25 मिनट हो गया। ये लास्ट करते हैं यहाँ पे बता के, ठीक है। और ये पीडीएफ मैं आपको पूरा दे दूंगा। इतना आपको जरूर करके जाना है एग्जाम देने। शंकु का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या 64 सेंटीमीटर। शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन। शंकु का क्षेत्रफल पूछ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे शंकु का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो शंकु का वक्र, अगर क्षेत्रफल खाली लिखा हो और कुछ भी नहीं लिखा हो तो आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई आर एल, ठीक है। इसी में आपको रखना है। एल कैसे निकलता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके जो भी वैल्यू आएगा वो रूट अंडर में, और रूट ये एल का वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो निकलेगा एल का वैल्यू आपको इसमें रख देना है। आर पता ही है और यहाँ से एल निकल जाएगा, पाई का मान आप जानते ही हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा। दोस्तों टाइम ज़्यादा हो गया, नहीं तो मुझे और कुछ भी बताना था। और कुछ जो है मैथ के जो भी मैथ के हैं बचा हुआ वो मैं कल बता दूंगा। आता हूँ नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीडियो में जीके जीएस के एनालिसिस लेके। तब तक के लिए जय हिंद।